सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज मिडवाइफरी की क्लास स्टार्ट करने वाली हूं मैं, जिसमें कि DSSB एनम और UPSSC एनम के जितने भी सिलेबस हैं उन सबको कवर करवाऊंगी। और अगर आप लोग फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में पढ़े हैं अच्छे से तो आपके लिए मतलब आपको अच्छे तरीके से और भी ज़्यादा समझ में आएगा। बट इसमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा मिलेंगी जो कि एग्ज़ाम के बेस से इम्पॉर्टेंट होंगी। जो भी थ्योरी आपने पढ़ी है तो जो ऐसी थ्योरी है जिसका कोई एग्ज़ाम से नाता नहीं है तो उसको मैं नहीं बताऊंगी आप लोगों को। और बाकी जितनी भी चीज़ें समझाने लायक रहेंगी उनको समझाऊंगी, ठीक है। तो ये मेन टारगेट मेरा यही है, DSSB एनम और UPSSC एनम का जितना भी सिलेबस है उन सबको कवर करने वाली हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों ने बैच कोई नहीं लिया है तो भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, और अगर आपका लेने का मन है किसी भी यूट्यूबर का तो आप ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि OBG अगर हम पढ़ रहे हैं तो कभी कभी क्वेश्चन में ऑब्स्टेट्रिक्स ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि व्हाट इज ऑब्स्टेट्रिक्स। तो ऑब्स्टेट्रिक मतलब क्या होता है, तो कुछ ऐसे दे देंगे तो जिसमें कि आपको बताना है प्रेगनेंसी से रिलेटेड विकारों का अध्ययन मदर में, जैसे फीमेल जो होती है, फीमेल के अंदर जितने भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड विकार आते हैं, प्रेगनेंसी के टाइम पे जितनी भी बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, ऑब्स्टेट्रिक्स कहते हैं। आप देखते होंगे कोई कोई जो डॉक्टर होते हैं वो सिर्फ ऑब्स्टेट्रिक के ही डॉक्टर रहते हैं, और उनके पास कौन जाता है, जो प्रेग्नेंट वुमेन रहती हैं तो वही अपना दिखाने के लिए जाती हैं। तो ऑब्स्टेट्रिक मतलब वही होता है कि जितने भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड, जैसे कि मॉर्निंग सिकनेस हो गया, हाइड्रेटिफॉर्म मोल हो गया, मतलब जो भी बीमारियां होती हैं वो सब प्रेगनेंसी से रिलेटेड, प्रेगनेंसी के टाइम पे होने वाली बीमारियों का जो अध्ययन किया जाता है उसी को ही हम ऑब्स्टेट्रिक कहते हैं। गायनकोलॉजी किसे कहते हैं, तो गायनकोलॉजी जो होता है रिप्रोडक्टिव आर्गन और उससे होने वाली विकारों का अध्ययन। अब रिप्रोडक्टिव आर्गन ऐसी मतलब इसमें फीमेल का ही अध्ययन किया जाता है। जो महिला होती है, महिला के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उनसे होने वाले विकारों का अध्ययन, उनमें जितनी भी बीमारियां होती हैं उनका अध्ययन ही गायनकोलॉजी कहलाता है। जैसे कि हो गया कि जो रिप्रोडक्टिव से रिलेटेड बीमारी जैसे एड्स वगैरह हो गया, और यूट्राइन फाइब्राइड हो गया। तो एड्स तो कॉमन है कि मेल और फीमेल दोनों में होता है, बट जैसे यूट्राइन फाइब्राइड हो गया, फेस्टुला हो गया, तो ये सब जो बीमारियां होती हैं वो सब क्या होती हैं कि फीमेल में ही पाई जाती हैं। तो ये सब बीमारियों का अध्ययन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जितने भी रिलेटेड बीमारियां होती हैं उन सब का अध्ययन क्या कहलाता है, गायनकोलॉजी कहलाता है। अब जो इनका अध्ययन करते हैं, जैसे कि जो डॉक्टर होते हैं, बहुत लोग ऐसे डॉक्टर होते हैं आप लोगों ने देखा होगा जिनको गायनकोलॉजिस्ट कहते हैं। तो गायनकोलॉजिस्ट जो होते हैं उनको कहते हैं जो इन सब बीमारियों से रिलेटेड जिसके जो निदान करते हैं, जो इसका अध्ययन करते हैं, जो ये सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। मतलब फीमेल से अब आप देखते होंगे जब MBBS का सब लोग करते हैं तैयारी, तो बहुत लोग गायनकोलॉजिस्ट, जो महिलाएं होती हैं, फीमेल्स होती हैं, वो ज़्यादातर गायनकोलॉजिस्ट को चूज़ करती हैं। तो गायनकोलॉजिस्ट आप जाते होंगे, अपने किसी भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड कोई भी बीमारी रहती होगी तो गायनकोलॉजिस्ट को ही दिखाया जाता है। तो ये हो गया गायनकोलॉजी। अब मिडवाइफ किसे कहते हैं, तो मिडवाइफ ऐसी हेल्थ पर्सन जो अपनी बेसिक एजुकेशन को कंप्लीट करके प्रेगनेंसी, प्यूपेरियम, चाइल्ड केयर में हेल्प करती है। लाइक आप, जैसे कि आप एक एनम है तो आप क्या करेंगी, आप अपना जो बेसिक एजुकेशन है, मतलब आपने एनम की तैयारी आपने पूरी कंप्लीट कर ली तो वो हो गया आपका बेसिक एजुकेशन। तो उसी बेसिक एजुकेशन को कंप्लीट करके प्रेगनेंसी, जो कि महिला प्रेग्नेंट होती है, प्रेगनेंसी के बारे में, प्यूपेरियम वो समय होता है जो प्रेगनेंसी के बाद का समय होता है, 42 डेज़ का ये होता है प्यूपेरियम, जिसमें कि जितने भी ऑर्गन्स हैं वो पहले की अवस्था में आते हैं। जैसे कि जो भी ऑर्गन्स हुए रहते हैं वो स्टमक हो गया, वैली हो गए, सब में स्क्रैच वगैरह आ जाता है और ब्लीडिंग वगैरह जो जब प्रेग्नेंट होती है महिला तो ये सब
बेबी होने के बाद मेंस का बंद होना, मेंस बहुत ज़्यादा आने लगता है, तो ये सब अपने पहले की अवस्था में आने लगते हैं। जैसे कि पहले जब महिला प्रेग्नेंट नहीं थी तो उसके पहले जिस अवस्था में थे, ब्रेस्ट वगैरह सब कुछ टेंडर्स हो जाते हैं, बॉडी टाइट हो जाते हैं, तो ये सब पहले की अवस्था में आने लगते हैं, उन्हीं को हम प्यूपेरियम कहते हैं। तो उसी की बात कर रहा है, कंप्लीट करके प्रेगनेंसी और प्यूपेरियम चाइल्ड केयर मतलब बच्चे की केयर करना में हेल्प करती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, मिडवाइफ कहते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा वीडियो। तो थोड़ी देर आप लोग बने रहिए, लास्ट तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया, ये जो है ये मेन टारगेट है कि आप लोगों का DSSS-BNM और UP-SSC-ENM के सिलेबस के बिल्कुल अकॉर्डिंग है। आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने क्लास कोई परचेज़ नहीं किया है, आपको पूरी नोट्स मिलेगी। और हाँ, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो मैं आपको PDF में दे दूँगी, जिसके लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्लेसेंटा की। अब आप कहेंगे कि रिप्रोडक्टिव वगैरह पढ़ाए ही नहीं, तो फिर प्लेसेंटा पे कैसे चली गई। तो पहले मतलब जो चीज़ें पहले हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग ही DSSS-B का जो सिलेबस है और UP-SSC का जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग मैं पढ़ा रही हूँ। उसमें पहले प्लेसेंटा ही दिया है, तो वहीं से स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, जैसे जैसे सिलेबस जिस तरीके से दिया है उसी पॉइंट वाइज हम लोग पढ़ेंगे। जिससे नहीं तो अगर मैं कूद के इधर उधर से पढ़ाऊँगी उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग, फिर कुछ चीज़ें छूट जाएंगी। तो ऐसे रहेगा, मैं जब एक सीक्वेंस से पढ़ाऊँगी तो फिर कोई चीज़ें छूटेंगी नहीं। तो देखो, प्लेसेंटा जो होता है वो एक ओवल शेप्ड का होता है, जिसको ओवल शेप्ड मतलब होता है कि अंडाकार। तो मदर एंड बेबी दोनों से संयुक्त रूप से मिलकर ये बना होता है। प्लेसेंटा जो होता है, माता से हम लोग क्या समझते हैं कि माता से ही पूरा एरिया बना होता है प्लेसेंटा का, बट ऐसा नहीं होता है। मदर और बेबी दोनों से मिलकर संयुक्त रूप से क्या होता है कि प्लेसेंटा का निर्माण हुआ रहता है। प्लेसेंटा की एक वीडियो और है जिसमें कि ENM सेकेंड ईयर में मैंने पढ़ाया हुआ है, लेकिन आपको ये जो है ये टारगेट करके पढ़ना है। वो था थ्योरी वाली क्लास, वो तो सिर्फ आपको एग्जाम में लिखने के लिए था, उस तरीके से था। बट इसमें आपको बिल्कुल एग्जैक्ट चीज़ें मिलेंगी जो कि आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है। जैसे कि कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि प्लेसेंटा का शेप कैसा होता है, तो प्लेसेंटा का शेप जो होता है वो ओवल शेप का होता है। मैं इसी में आपको ये भी बताती चलूँगी कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे आपको आइडिया हो सके कि किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। सो देखो, निर्माण कैसे होता है। तो जो कोरियोनिक फ्रंडोज्म एंड डेसिडुआ बेसिलाई से मिलकर ये बने होते हैं। तो जो कोरियन फ्रंडोज्म होते हैं वो बेबी का पार्ट होता है। कोरियन फ्रंडोज्म बेबी का पार्ट होता है, और डेसिडुआ बेसिलाई से जो मिलकर डेसिडुआ बेसिलाई होता है ये मदर का पार्ट होता है। मतलब मदर का जो पार्ट होता है वो डेसिडुआ बेसिलाई होता है, और बॉडी बेबी का जो पार्ट होता है वो कोरियन फ्रंडोज्म होता है। कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि इसमें से कौन से पार्ट से मिलकर कौन सा ये बेबी का पार्ट, प्लेसेंटा का कौन सा बेबी पार्ट होता है। तो इसमें कोरियन फ्रंडोज्म, डेसिडुआ बेसिलाई, उपयुक्त दोनों, और या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, ऐसा दे देते हैं। तो उसमें आपको क्या लगाना है कि कोरियन फ्रंडोज्म। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अब एंडोमेट्रियम लेयर क्या होती है। एंडोमेट्रियम लेयर जो होती है प्रेगनेंसी के टाइम पे डेसिडुआ बेसिलाई को ही हम क्या कहते हैं कि एंडोमेट्रियम लेयर कहते हैं। जैसे कि जो फीमेल होती हैं उनका एंडोमेट्रियम लेयर जो यूट्रस होता है, फैलोपियन ट्यूब होता है, उसके 3 पार्ट्स होते हैं जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, इनर लेयर को। और मायोमेट्रियम जो बीच की लेयर को हम क्या कहते हैं, मायोमेट्रियम। और एक और होती है जो आउटर होती है, क्या एक्सो ऐसे कुछ होती है, जिसको हम आउटर कहते हैं, मतलब बाहर की जो लेयर होती है। तो इसमें जो फैलोपियन ट्यूब होता है उसकी जो अंदर का होता है एंडोमेट्रियम लेयर, उसी को हम प्रेगनेंसी टाइम पे डेसिडुआ बेसिलाई कहने लगते हैं। मतलब डेसिडुआ बेसिलाई कुछ अदर से नहीं होता, वही एंडोमेट्रियम जो लेयर होती है, अंदर की आंतरिक जो लेयर होती है, आंतरिक परत होती है फैलोपियन ट्यूब की, उसी को क्या कहते हैं कि डेसिडुआ बेसिलाई। ये कब कहते हैं, ये प्रेगनेंसी के टाइम पे कहते हैं।
फॉर्मेशन की बात करें कि कब इसका स्टार्ट होता है फॉर्मेशन, तो 6 वीक से स्टार्ट होता है, 12 वीक से बनकर तैयार हो जाता है। तो एक प्लेसेंटा का निर्माण किस तरीके से होता है? प्लेसेंटा का निर्माण 6वें वीक से स्टार्ट होता है, 6वें वीक में इसको हम कहते हैं, और 12 वीक में बनकर ये पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाता है प्लेसेंटा। अब आप बात करेंगे कि 6 वीक तक फिर उसके बाद बच्चे को न्यूट्रिशन वगैरह कैसे मिलते हैं, तो उनकी भी बात हम करते हैं आगे। ओवा, ओवा क्या होता है? तो ओवा अंडाणु, ओवा को हम अंडाणु कहते हैं, हिंदी में ओवा, इंग्लिश में ओवा कहते हैं और हिंदी में अंडाणु कहते हैं। कि ऊपरी लेयर को कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। तो जो ओवा होता है, ओवम जिसको हम कहते हैं, उसका जो ऊपरी वाला लेयर है उसको हम कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। ये 6 वीक तक बेबी को न्यूट्रिशन देने का कार्य करता है। तो जो ये ओवा है ना, मान लो ये ओवा हो गया और इसके ऊपर ऐसे 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 कार्पस ल्यूटियम जो रहते हैं लेयर, जिसको हम कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। तो 6 वीक तक यही कार्पस ल्यूटियम बेबी को क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं और बेबी को न्यूट्रिशन देने का कार्य करते हैं। फिर 6 वीक के बाद जो प्लेसेंटा होता है उसका फॉर्मेशन हो जाता है, तो प्लेसेंटा के थ्रू बेबी को न्यूट्रिशन वगैरह मिलता है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कि फीमेल सेक्स हार्मोन। तो सबसे पहले अगर आप लोग प्रेगनेंसी के बारे में, सबके बारे में जान रहे हैं, तो सबसे पहले आपको वो इम्पॉर्टेंट जानना चाहिए कि फीमेल सेक्स हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये तो भाई इतना इम्पॉर्टेंट है ना कि मैं बता नहीं सकती आप लोगों को कितना इम्पॉर्टेंट है कि ये फीमेल सेक्स हार्मोन और मेल सेक्स हार्मोन। तो मेल सेक्स हार्मोन जो होता है उसको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, और फीमेल सेक्स हार्मोन को हम क्या कहते हैं कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ये हमेशा मतलब हर एग्जाम में अभी तक मुझे लगता है जितने भी यूपी ट्रिपल एस सी के एग्ज़ाम हुए होंगे और अदर स्टेट के भी जितने एग्ज़ाम हुए हैं, सभी बारी हमेशा ये पूछा ही जाता है। ये एक कॉमन क्वेश्चन है और सब लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन में। तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। फीमेल सेक्स हार्मोन ऐसे आता है कि इसमें से कौन सा फीमेल सेक्स हार्मोन नहीं है, जिसमें कि एस्ट्रोजन दे देगा, प्रोजेस्टेरॉन दे देगा, टेस्टोस्टेरोन दे देगा या फिर कोई और ऐसे ही दे देगा। तो उसमें से किस में आपको लगाना है ट्रिक? उसमें से लगाना टेस्टोस्टेरोन नहीं है। या फिर कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन दे देता है कि मेल सेक्स हार्मोन्स कौन सा है, तो टेस्टोस्टेरोन दे देगा, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन या फिर ये सभी, उपयुक्त सभी। तो इसमें आपको लगाना है टेस्टोस्टेरोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप लिख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो उसको इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिए। अच्छा, प्लेसेंटा आया था टर्म, तो प्लेसेंटा का देखते हैं कि स्ट्रक्चर किस तरीके से रहता है, वेट वगैरह कैसा रहता है। तो वेट इसका कितना रहता है कि तो 500 ग्राम फीटस के वेट का 1/6वां भाग होता है। मतलब जो इसका वेट होता है वो 500 ग्राम होता है, और ये फीटस जितने किलो का बच्चा रहता है उसका 1/6वां भाग रहता है। जैसे कि जो बच्चा है वो 3 किलो का है, तो ये, और ये 5 किलो का है, तो ये अगर आप ऐसे 1/6 करेंगे तो 6 के 6, 6 पचे 30, तो 5 आ गया ना। तो ये क्योंकि किलो में है तो इसको अगर ग्राम में चेंज करेंगे तो ये 500 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप देख सकते हैं इस तरीके से किस तरीके से 500 ग्राम में 1/6वां भाग होता है। तो इसको अगर हम 1/6, अगर आप ऐसे नहीं समझ रहे हैं, जैसे कि देखिए 3000 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, तो 3 किलो में 3000 ग्राम होगा, गुणे 1/6, तो 6 पचे 30, तो 500 आ गया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, आपको मैंने प्रूव करके भी दिखा दिया कि फीटस का जो वेट होता है वो 1/6वां भाग, मतलब फीटस का जितना वेट होता है उसका 1/6वां भाग होता है। कभी कभी ये क्वेश्चन में पूछ लेता है कि फीटस के वेट का कितना भाग होता है प्लेसेंटा का, तो उसमें आपको लगाना है 1/6वां भाग। 500 ग्राम आप जानते रहते हैं, बट 1/6वां भाग आप नहीं लगा पाते हैं, तो इसको भी आपको याद करके रखना है। नॉर्मली जो फीटस का वजन 2.5 से 3 kg माना जाता है, लेकिन जब इसमें हम करते हैं तो 2.5 को ना मान के 3 ही मानते हैं। अच्छा, इसके शेप की बात करते हैं, तो शेप कैसे होता है, तो सर्कुलर शेप का होता है ये, और जो प्लेसेंटा होता है वो बिल्कुल सर्कुलर शेप का होता है। और डायमीटर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायमीटर भी क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लेते हैं, तो 15 से 20 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है। प्लेसेंटा के डायमीटर और जो पेल्विस होते हैं इन सबके डायमीटर्स आपको याद होने चाहिए। तो डायमीटर इसका कितना होता है, 15 से 20 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है। थिकनेस मतलब होता है कि पतलापन कितना रहता है, किस तरीके से इसकी चौड़ाई पतलाई होती है। तो
थिकनेस जो होता है वो 3 सेंटीमीटर इन सेंटर, मतलब जो सेंटर में बात करें, जैसे कि प्लेसेंटा ऐसे है, तो जो सेंटर की बात करें, सेंटर ये हो गया, तो सेंटर में 3 सेंटीमीटर होती है इसकी थिकनेस। बट जो किनारे किनारे होता है, ये किनारे किनारे हो गया वो 2.5 सेंटीमीटर इन पेरीफेरल, मतलब किनारे किनारे पे 2.5 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होती है। अच्छा, यूट्रस में लगभग, अब नेक्स्ट क्या है कि यूट्रस के लगभग 30% भाग को प्लेसेंटा घेरी रहती है। जैसे कि ये हम अभी मैं ऊपर इस तरीके से कुछ यूट्रस होता है ना, फैलोपियन ट्यूब हो गया, तो यूट्रस जो होता है, यूट्रस के 30% भाग को क्या करती है, प्लेसेंटा घेरी रहती है। तो ये भी आपको याद रखना है कि यूट्रस के कितने परसेंट भाग को प्लेसेंटा घेरी रहती है, 30% भाग को घेरे रहती है। और क्या है प्लेसेंटल सरफेस, तो प्लेसेंटल जो सरफेस होता है तो उसमें मैटरनल सरफेस भी होता है और फीटस सरफेस भी होता है। तो अब हम बात करते हैं कि मैटरनल सरफेस में क्या होता है। तो मैटरनल सरफेस जो होता है वो रफ़ और स्पॉन्जी होता है, जो हल्की लाल रंग की होती है। रफ़ मतलब थोड़ी, जो मैटरनल सरफेस होती है प्लेसेंटा का, जो मैटरनल मतलब माता का सरफेस एरिया रहता है, जो माता से बना रहता है, तो वो प्लेसेंटल सरफेस जो होती है वो रफ़ होती है और बिल्कुल स्पॉन्जी, मतलब आप एक स्पॉन्जी मतलब होता है, जैसे कि मैं किसका एग्जांपल लूँ, जो एक स्पंज टाइप का आता नहीं, इसको अगर आप दबाओ तो दब जाता है। स्पंज आप लोग जानते होंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पंज ऐसे होता है ना, उसको ऐसे अगर पुश करो तो वैसे दब जाएगा, तो उसी को स्पॉन्जी कहते हैं। तो उसी शेप का होता है, स्पॉन्जी शेप का होता है। जैसे कि आप पहले इंक उंक होता था, उसको ऐसे कहीं गिर जाता था तो उसको ऐसे उठाने के लिए स्पंज का यूज किया जाता था, तो उसी तरीके से होता है स्पॉन्जी, जिसको फिर उसके बाद निचोड़ दो अगर, तो पूरा इंक फिर हमारे उसमें आ जाता था, डिब्बे में आ जाता था, तो वही होता है स्पंज। तो स्पॉन्जी शेप का होता है, रफ मतलब खुरदरा होता है। नेक्स्ट क्या है, अब देख सकते हैं आप लोग कहाँ पे इसकी लोकेशन होती है, प्लेसेंटा कहाँ पे होता है। तो ये हो गया फंडस हो गया, और ये हो गया फैलोपियन ट्यूब का, फिर यूट्रस वगैरह हो गया यहाँ पे। तो प्लेसेंटा यहाँ पे अटैच्ड रहता है। आप देख सकते हैं कि जो रेड पेन से मैंने बनाया है वो है प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा जो होता है पिछले सरफेस से चिपका रहता है। अब आपको पिछला सरफेस तो बना के दिखा नहीं सकते, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो पीछे का एरिया होता है, इसका पीछे का एरिया उसी से चिपका रहता है। जो मदर सरफेस होती है, मदर सरफेस से टोटल प्लेसेंटा का 1/5वां भाग बनाती है। तो मदर जो होती है, मदर सरफेस जो होता है वो 1/5वां भाग प्लेसेंटा का बनाता है, ठीक है। टोटल प्लेसेंटा का 1/5वां भाग, तो 5वां भाग मतलब अब 500 से आप अगर आपको जानना ही है तो 1/5 करेंगे, तो 5 दूना 10 मतलब 20 ग्राम। तो सॉरी, ये तो वो हो गया ग्राम की मैंने बात की, तो ये वैसे पूछा नहीं जाता 20 ग्राम या कितना, तो आप इस तरीके से जान सकते हैं कि कितने ग्राम मदर सरफेस द्वारा बनाया जाता है। तो मदर सरफेस द्वारा ये हो गया, तो ये पूछा नहीं जाता कि कितना ग्राम बनता है, आप ये याद कर सकते हैं कि टोटल प्लेसेंटा का 1/5वां भाग बनाती है। और फीटल सरफेस जो होता है वो एमनियन से मिलकर बना होता है। जो एमनियन होता है, फीटल के अंदर जो एमनियन होते हैं, तो एमनियन से मिलकर बना होता है। एमनियन और कोरियन के बारे में आप जानते होंगे, अब इसकी हिंदी कुछ नहीं होती, तो इसको भी हिंदी में एमनियन कोरियन ही कहते हैं, तो इसलिए मैं एमनियन ही बोल रही हूँ। तो फीटल सरफेस से ही अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ा होता है। जैसे कि फीटल हो गया, तो फीटल सरफेस हो गया, उसी से यहाँ पे ऐसे जुड़ा होता है फीटल सरफेस। ये प्लेसेंटा हो गया, तो इधर हम मान लेते हैं कि इधर ये प्लेसेंटा का फीटल सरफेस होता है, तो इसी फीटल सरफेस से ये फीटस हो गया मान लो, और इसी फीटल सरफेस से के एरिया से फीटस जुड़ा होता है, जो कि सेंट्रल से जुड़ा होता है, मतलब बिल्कुल सेंट्रल जो केंद्र होता है। जैसे कि ये प्लेसेंटा है, तो प्लेसेंटा का जो केंद्र होता है, केंद्र का मतलब होता है बीचों बीच एरिया से जुड़ा होता है। टोटल प्लेसेंटा का 4/5वां भाग मतलब 80% जो होता है वो किसका होता है, वो फीटल सरफेस का होता है। 20% योगदान किसका होता है, मैटरनल सरफेस का होता है, और 80% योगदान किसका होता है, फीटल सरफेस का होता है, जिसको हम 4/5 भाग के नाम से भी बोल सकते हैं। प्लेसेंटल सर्कुलेशन किसे कहते हैं, तो प्लेसेंटल जो सर्कुलेशन मतलब जो प्लेसेंटा में सर्कुलेशन
स्रावित होता है, सर्कुलेट कैसे होता है, तो ये 2 टाइप से होता है। प्लेसेंटल सर्कुलेशन मतलब रक्त का और हर चीज़ों का संवहन किस तरीके से होता है, तो वो 2 तरीके से होता है। मैटरनल या हम इसको कह सकते हैं, मैटरनल मतलब माता, या हम इसको कह सकते हैं यूट्रो प्लेसेंटल सर्कुलेशन। तो यूट्रस से प्लेसेंटा का सर्कुलेशन, और फीटल या फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन। तो फीटो मतलब फीटस, मतलब फीटस भ्रूण हो गया जिसे हम कहते हैं, और प्लेसेंटल सर्कुलेशन। तो ये 2 तरीके से होता है, मैटरनल यूट्रो प्लेसेंटल सर्कुलेशन, जिसको मैटरनल हम कह सकते हैं या फीटल कह सकते हैं, या फिर हम इसको कह सकते हैं यूट्रो प्लेसेंटल सर्कुलेशन या फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन। तो ये आपको याद रखना है कि प्लेसेंटा का सर्कुलेशन कितने टाइप से होता है। तो प्लेसेंटा का जो सर्कुलेशन है वो 2 तरीके से होता है। मुझे लगता है वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो फिर ये सर्कुलेशन किस तरीके से होता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। तो जितनी भी चीज़ें पढ़ाऊँ आपको समझ में आ जाए, मेरा यही मैं सोचती हूँ आप लोगों को। अगर आप लोगों को समझ में थोड़ा सा भी आ रहा हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तो भी आप लोग कमेंट में बताइएगा, जिससे मैं और अच्छी तरीके से कोशिश करूँ आप लोगों को समझाने की। और अब चलते हैं, थोड़ी क्वेश्चन पूछ लेते हैं आप लोगों से, जितना मैंने पढ़ाया है उस तरीके से क्वेश्चन मैं पूछ लेती हूँ, ठीक है। तो आप लोग बताइए ओजोजेनेसिस क्या होता है। कभी कभी ये भी टर्म पूछ लेता है कि व्हाट इज ओजोजेनेसिस। वैसे हिंदी में आता है, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आता है, चाहे DSSB का आप दीजिए चाहे UPSSB का दीजिए, दोनों में हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर आते हैं। तो उसमें पूछ लेता है ओजोजेनेसिस क्या होता है। ओजोजेनेसिस की कोई हिंदी नहीं होती है, ओजोजेनेसिस हिंदी में भी लिख के यही आएगा। तो ओजेनेसिस का मतलब होता है कि बॉडी का निर्माण होना, अंगों का निर्माण होना, भ्रूण के अंगों का निर्माण ही ओजेनेसिस कहलाता है। अच्छा, जो फीमेल होती है उनके अंदर कौन से ऐसे सेक्स हार्मोन्स कौन से होते हैं। फीमेल्स का सेक्स हार्मोन कौन सा होता है, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो फीमेल का सेक्स हार्मोन्स होता है। और मेल का सेक्स हार्मोन्स कौन सा होता है, इसको आपको कमेंट में बताना है कि मेल सेक्स हार्मोन्स कौन सा है, जिससे मुझे पता चल सके आपने अच्छे से वीडियो देखा है। देखिए, फालतू ऐसे वीडियो लेकर पड़े रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब ऐसे जब याद ना हो कोई चीज़ें तो फिर क्या ही मतलब है टाइम वेस्ट करने का। तो इसलिए अगर आप लोग देख रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, तो उसको अच्छे से ध्यान से पढ़िए। एक बार में ना आए, 2 बार देखिए, तीसरी बार तो वैसे ही आ जाएगा। और ऐसा कोई कितना भी हार्ड नहीं है कि आपको ना समझ में आए। आपने ये सब चीज़ें एक बार पढ़ी हुई हैं तो आपके लिए ईजी है ये सब पढ़ना। और जब सारे सब्जेक्ट थोड़े हो सकते हैं, दूसरे सारे सब्जेक्ट कुछ आपको हार्ड लगे, बट मिडवाइफरी तो आप लोगों ने सेकेंड ईयर में ही पढ़ा, अभी जल्दी जल्दी में आपने पढ़ा है। अच्छा, ये बताइए कि प्लेसेंटा कितने वीक से बनना स्टार्ट हो जाता है और कितने वीक भी बनकर ख़त्म होता है। तो प्लेसेंटा जो है वो 6 वीक से बनना स्टार्ट होता है और 12 वीक पे बनकर बिल्कुल अच्छे तरीके से बन के तैयार हो जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है कि जो प्लेसेंटा होता है उसका निर्माण किन से होता है। जो प्लेसेंटा है उसमें किसका किसका योगदान रहता है, किससे मिलकर प्लेसेंटा बना होता है। तो देखिए, जो मैटरनल और फीटल दोनों की वजह से बनता है। तो फीटल सरफेस का 80% योगदान रहता है और मैटरनल सरफेस का 20% योगदान होता है प्लेसेंटा को बनाने में। अच्छा, अब एक बात बताइए कि आप लोग कि प्लेसेंटा जो होता है उसका डायमीटर कितना होता है। प्लेसेंटा का डायमीटर कितना होता है। तो जो प्लेसेंटा का डायमीटर होता है वो 15 से 20 सेंटीमीटर होता है। और प्लेसेंटा कितने ग्राम होता है। प्लेसेंटा 500 ग्राम का होता है। कितने ग्राम का, प्लेसेंटा 500 ग्राम का होता है। अच्छा, जो फीटस होता है उसके अंदर कितनी आर्टरीज और कितने वेन्स होते हैं। कितनी आर्टरी, जो प्लेसेंटा होता है उसका जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है उसमें कितनी आर्टरी और कितने वेन्स होते हैं। तो अगर आपको ये चीज़ें आ रही हैं कि कितनी आर्टरी कितनी वेन्स होते हैं तो आप इसको कमेंट में बताइए, और नहीं आ रही है तो इसका जवाब आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। आने वाले वीडियो में आपको अच्छे तरीके से बताऊंगी कितनी आर्टरीज और कितने वेन्स पाए जाते हैं फेटस के अंदर।
सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और अच्छी लगी हो तो लाइक करें, थोड़ी सी भी समझ में आई हो, नहीं समझ में आई हो तो अनलाइक भी कर सकते हैं। और मिलते हैं नई वीडियो के साथ।